पीएचएच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम केजरीवाल ने पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एक आतंकवादी हूं। दरअसल केजरीवाल ने सीबीआई समन, ईडी नोटिस और पुलिस नोटिस को लेकर ये बात कही है। उन्होंने कहा कि वो हर दिन मेरे खिलाफ नए आरोप लगाते हैं, कभी सीबीआई समन, कभी ईडी नोटिस, कभी पुलिस नोटिस भेजते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि जैसे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी मैं ही हूं। रोज नए नए आरोप लगाते हैं, रोज नए नए आरोप लगाते हैं। आजकल रोज मेरे खिलाफ कभी सीबीआई का सम्मन, कभी ईडी का नोटिस, कभी पुलिस का नोटिस, कभी इनकम टैक्स का नोटिस। कई बार मेरे को लगता है देश का सबसे बड़ा आतंकवादी मैं ही हूं। ऐसे कर रखा है जैसे सबसे बड़ा आतंकवादी देश का मैं हूं। रोज नए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान सोमवार को अयोध्या जाएंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज परिवार के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली से ही दोनों मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ अयोध्या के लिए रवाना होंगे। दोनों मुख्यमंत्री अपने माता पिता और पत्नी के साथ अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। पंजाब हर दिन नया इतिहास लिख रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने रविवार को एक मिसाल कायम की। गोइंदवाल साहिब का निजी थर्मल प्लांट जीवीके को सरकार ने खरीद लिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बटन दबाकर इसकी शुरुआत की है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कहा कि साफ नियत और अच्छी नीति का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये 540 मेगावाट का बिजली संयंत्र निजी क्षेत्र से खरीदा गया है और अब इसे सरकार द्वारा चलाया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोई मुनाफा नहीं पैदा कर रहा था और बिजली जो उत्पादन की जा रही थी वो महंगी थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधीन अधिक लाभदायक होगा और बिजली सस्ती दरों पर दी जाएगी। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इस श्री गुरु अमरदास थर्मल प्लांट दियां चाबियां जिहड़ियां लोकां नूं सौंपण लई असीं बुलाया। आज ये साफ हो गया कि ईमानदार सरकार क्या होती है और बेईमान सरकार क्या होती है। बेईमान सरकार होती है जो सरकार बनने के बाद जितने सरकारी महकमे हैं, एलआईसी बेच देती है, एयरपोर्ट बेच देती है, समुद्र पोर्ट बेच देती है, खाने बेच देती है, बिजली कंपनियां बेच देती है और सस्ते में औने पौने भाव में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बेच देती है। अगर 10,000 का प्लांट हो तो 2,000 में अपने दोस्तों को बेच देती है। ये होती है बेईमान सरकारें। आज तक 75 साल में यही चलता आ रहा था। आज पंजाब के अंदर उल्टा काम हुआ है। पहली बार 75 साल में एक प्राइवेट प्लांट सरकार ने खरीदा है और वो भी सस्ते में खरीदा है। आज ये पावर प्लांट अगर नया बनाया जाए तो 5,500 करोड़ रुपए का पावर प्लांट बनेगा ये। और हमने कितने का खरीदा है? 1,100 करोड़ रुपए का। अगर हमारी नीयत खराब होती तो ये 5,500 करोड़ का प्लांट हम 10,000 करोड़ में खरीदते और उस पार्टी से थोड़े से पैसे अपनी पार्टी के लिए, अपने घर के लिए ले लेते। लेकिन हमारी नीयत साफ है। 5,500 करोड़ का प्लांट
हमने 1100 करोड़ में खरीदा है। हमने लगभग 4400 4,500 करोड़ रुपए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते उन्होंने जांच की है और कुछ खामियां भी सामने आई हैं, जिन्हें जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। आगे कहा कि सरकार ने अस्पताल को जरूरी उपकरण उपलब्ध करा दिए हैं। मैं सारे हस्पतालों में चैक कर रहा। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 100% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 2 ਨਵੇਂ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ डायग्नोस्टिक ਜਿਹੜੇ किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा प्रशासन ने मुनक टोहाना बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है। और इस संबंध में जब पत्रकारों ने मौके पर मौजूद प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। बता दें कि जानकारी के मुताबिक हरियाणा प्रशासन पंजाब और हरियाणा के लिंक रोड को भी पूरी तरह से बंद कर देगा। वहीं पंजाब के लोगों को ज्यादातर स्वास्थ्य सुविधाएं तवाने से लेनी पड़ती थी, लेकिन 3 दिन पहले बंद हुई सड़क के कारण लोगों को इसके लिए पटियाला, चंडीगढ़ जैसे शहरों में जाना पड़ रहा है। 13 फरवरी ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਜਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਨੇ ਖਨੌਰੀ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹਿਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨੱਕੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ जी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी है। बीजेपी की तरफ से चुनावी रणनीति के तहत कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला में चलो बूथ अभियान के तहत बूथ कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं से हरियाणा सरकार की ओर दी जा रही योजनाओं और सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि हमारे प्रदेश में 19.5 हजार बूथ में कोई न कोई कार्यकर्ता जाकर वहां लाभार्थियों से संपर्क करेंगे। सेक्टर 15 जैन भवन में ये कार्यक्रम हुआ और कार्यकर्ता बूथ में जाकर, जैसा भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, ऐसे ही केंद्रीय स्तर से एक कार्यक्रम तय किया गया है कि बूथ जाने के लिए, चाहे शहरी बूथ में जाए चाहे ग्रामीण क्षेत्र में जाए, तो अभी एक अभियान जो शुरू किया गया है, इसमें हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक सभी कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, फिर शक्ति केंद्र, मंडल, जिला अथवा प्रदेश अथवा राष्ट्रीय स्तर के भी हमारे जो नेता हैं, वो भी किसी न किसी एक बूथ में और जाने का अभियान शुरू किया है, ताकि हमारे जो प्रदेश के लगभग 19,500 बूथ है, हर एक बूथ में कोई न कोई कार्यकर्ता जाकर के और वहां जो लाभार्थियों से संपर्क करेंगे, डोर टू डोर जो हमारे लोग हैं उनसे संपर्क करेंगे और जो भी आगे चुनाव की तैयारी के नाते से सब बातें हम कर रहे हैं। इसलिए बड़े बड़े कार्यक्रम अपने स्थान पर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी होता है डोर टू डोर जाकर के, और हम लोग जो व्यक्तिगत संपर्क करते हैं उसमें से वास्तविकता भी हमें पता लगती है कि हम आज कहाँ खड़े हैं, क्या हमको काम करना है।
और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता वीना अरोड़ा जुड़ गई हैं। वीना, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है लोकसभा चुनाव के लिए और बूथ चलो अभियान की शुरुआत की गई है, और क्या जानकारी इसको लेकर? वीना, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी, सुन पा रहे हैं वीना? बिल्कुल वीना, और हम जिस तरह से देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती हुई दिख रही है और चलो बूथ अभियान की शुरुआत की गई है, कोशिश की जा रही है बूथ पर जाकर लोगों को भी जोड़ा जा सके, और इसी के तहत हमने देखा कि सीएम मनोहर लाल खट्टर भी लगातार लोगों से संपर्क साध रहे हैं, तो क्या और जानकारी इसको लेकर? जी, तो बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी, जैसे 2024 साल है, चुनावी साल है, कहीं न कहीं सरकार अपनी जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी उनकी परियोजनाएं हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते विकसित संकल्प यात्रा भी शुरू की थी। और अगर हम बूथों की बात करें तो मुख्यमंत्री उनका ये कहना था कि गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर जनता के साथ उनका मेलजोल बना रहे, ताकि जो बूथ हैं, बूथ पर आने वाले लोग जो हैं, इन बूथों पर आकर लगातार इनसे टाई अप करें, जनता के साथ इनका बातचीत हमेशा बनी रहे, ताकि लोकसभा चुनावों में किसी प्रकार की परेशानी का सामना जो है करना ना पड़े। जी, बिल्कुल वीना, और क्या कोई बड़ी घोषणाएं भी इस दौरान की जा सकती है, क्योंकि जो योजनाएं जिनका लाभ मिल रहा है लोगों को, क्या उसके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि क्या उन्हें दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं लाभार्थियों से जिस तरह से मिलते हुए यहाँ पर सीएम दिखाई दिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगी, अगर बात करें तो लगातार पिछले मुख्यमंत्री ने हरियाणा कहीं भी दौरे भी किए। पीछे अभी 16 फरवरी को नरेंद्र मोदी भी रेवाड़ी में पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए तो करोड़ों की घोषणा उस दिन भी की जा सकती है। अगर जी। मुख्यमंत्री की बात करें तो लगातार पिछले कई दिनों से, अगर कई जिलों की बात करें तो कई करोड़ों की घोषणाएं जो प्रदेश के कई जिलों में की जा रही है। अगर जनता की बात की जाए तो कई तरह की जी, ऐसी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद वीना इस पूरी जानकारी के लिए, और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे 13 फरवरी की तारीख सामने आ रही है, वैसे वैसे किसान आंदोलन की आहट तेज हो रही है। 13 फरवरी को किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच करने का आह्वान किया है, जिसको लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। करनाल पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। करनाल में अलग अलग जगहों पर पुलिस प्रशासन की कई टुकड़ियां तैनात की गई हैं। किसानों को दिल्ली कूच की तरफ रोकने के लिए नेशनल हाईवे 44 पर गड्ढे खोदे गए हैं और वहां पर एंगल लगाए गए हैं। साथ ही साथ कंटेनर भी रखे गए हैं ताकि प्रदर्शनकारी किसान और उनके वाहनों को रोका जा सके, वहीं लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए करनाल के इंद्री रोड से रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। करनाल एसपी ने लोगों से अपील की है कि अपना ध्यान रखें, पैनिक ना हो और अफवाहों पर ध्यान ना दें। मेरा सबसे यही अनुरोध है कि जो ये दिल्ली कूच का जो इनका आह्वान है, तो उस पर ज़्यादा गौर ना करें और शांति बनाए रखें। अब दिल्ली जो राजधानी है, तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने लोगों को वोट ले पाए और वहाँ पे लोगों को काफ़ी अव्यवस्था हो जाएगी। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आप जो भी प्रोटेस्ट है वो अपने शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रशासन के पास रखें, और जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके पास जो भी है उनके पास करिए कर दिया जाएगा। बाकी हमारी पूरी पूरी तैयारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्धसैनिक बल भी मिले हैं, तो पानीपत को करनाल को 2 अर्धसैनिक बल मिले हैं, IRB की एक कंपनी आई है। इसके अलावा हमारी भी कंपनीज में काफ़ी पूरी फोर्स मोबिलाइज है, और चाहे मेन हाईवे पे GT रोड पे हो, चाहे कोई और हाईवे हो, या शहर में हो या गाँव में, किसी भी हम किसी उपद्रवी को कानून को अपने हाथ में नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता वीना अरोड़ा और संवाददाता राकेश छाबड़ा जुड़े हुए हैं। राकेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं 13 तारीख को, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की जा रही हैं? आपको बता दें कि जैसे कि संगरूर इलाका है जो कि हरियाणा की तरफ बरनाला रोड है, वो हरियाणा की तरफ निकलता है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रोटेस्ट को लेकर जो तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से की गई हैं, किसानों को रोकने के लिए जो तैयारियां की गई हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, पत्थर बड़े बड़े रख दिए गए हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस चीज को रोकने के लिए प्रशासन और सरकार पूरी तरह से तैयार है। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो मान सरकार ने केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ और किसानों के जो आगू हैं उनके साथ बीच में बैठकर मीटिंग की थी, और 12 तारीख का टाइम जो मांगा गया था, अभी भी मान सरकार ने कल अनाउंस किया है कि मुझे 12 तारीख का टाइम दिया जाए। अगर 12 तारीख तक कोई हल निकलता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद किसानों ने ऐलान किया है कि 12 तारीख के बाद हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं
जो है केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार तीनों ही इस चीज को देख रहे हैं। आप बाकी आने वाले तस्वीरें बताएंगे कि आगे क्या निकल गया था। जी बिल्कुल। और वीना भी हमारे साथ बनी हुई है। वीना, तो बताया ये भी जा रहा है कि कुछ रूट्स ऐसे हैं जिन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी, किसान अपनी मांगों को लेकर जैसे कि परसों दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा के 7 जिलों में जहाँ इंटरनेट व्यवस्था भी बंद की गई है। अगर किसानों की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि वो किसी भी हालत में है वहां पर दिल्ली पहुंच कर रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। अगर हम सोनीपत की बात करें तो सोनीपत के जिला उपायुक्त उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी ट्रैक्टर या कोई भी किसान आपके पास पहुंचता है तो उनको 10 लीटर से ऊपर तेल ना दिया जाए। शंभू और टिकरी बॉर्डर की बात करें तो वहां पर लोहे की कीलें बिछाई गई हैं, और अगर टिकरी बॉर्डर की बात करें तो वहां पर सीमेंट के बैरिकेड लगाए गए हैं, क्योंकि किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किया है। अगर के नेट बंद करने की व्यवस्था है तो ये 12 तारीख से लेकर 13 तारीख रात को 12 बजे तक लागू रही। कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को लेकर प्रशासन अपनी पूरी व्यवस्था बनाए रखा है। अगर केंद्र ने इस मामले को काफी तनावपूर्ण देखते हुए लगभग 64 कंपनियां जो है हरियाणा में भेजी हैं, जब जिसमें सीआरपीएफ और आरपीएफ की जो टीमें हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगी। जगह जगह पर पुलिस की फोर्स और पूरी तैनाती। जी बिल्कुल। राकेश, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, मौके पर फोर्सेस लगा दी गई है। पिछली बार भी हमने देखा कि जब किसान लगातार कूच कर रहे थे दिल्ली की तरफ तो काफी दिक्कतें हुई थी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो क्या इस बार भी ऐसी संभावना दिख रही है? देखिए, पंजाब सरकार और प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि शांतिपूर्वक तरीके से जो भी कार्रवाई किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें किसानों की तरफ से दिल्ली कूच करने की तैयारी है, क्योंकि पिछली बार भी जब ये प्रोटेस्ट करीब 1 सवा साल चला था, और जैसे कि अभी भी इस चीज की संभावना जताई जा रही है कि अगर नहीं निकलता, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो है एक कमेटी गठित करने की बात की गई है, लेकिन किसानों के साथ जो हमारी बात हुई है उन किसानों का यही कहना है कि हम कमेटी की मांग नहीं कर रहे, हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। अगर 12 तारीख तक का सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अभी आने वाली तस्वीरें बताएंगी कि 13 तारीख तक क्या निकल के आता है, पंजाब सरकार क्या इसका हल निकाल के देती है, लेकिन इसका भी इंतजार करना होगा। जी धन्यवाद राकेश, और धन्यवाद वीना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सोनीपत में उस समय सनसनी फैल गई जब मेरठ रोड स्थित बहालगढ़ में परचून सामान के थोक विक्रेता को गोली मारकर हत्या कर दी गई और बदमाश ने नकदी लूटकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने भागते हुए दुकान से सीसीटीवी की डीवीआर भी वो उठा ले गए। दुकानदार के कर्मचारी ने परिजनों और पुलिस को मामले की जानकारी दी है। वहीं घायल दुकानदार को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के बयान नहीं लिए जाने के चलते कितनी नकदी लूटी गई है इसका पता नहीं लग सका है। इसी कड़ी में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 112 पे हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इस प्रकार की वारदात जो है बालगढ़ के एक दुकान में हुई है। तो वो सूचना प्राप्त होते ही जो है पुलिस सक्रिय हुई और यहाँ मौके पर पहुंची और उस समय पता चला कि एक व्यक्ति को इसमें गोली भी लगी है कंधे पर। जो दुकान का मालिक था उन्हें गोली लगी है। तो यहाँ 3 बाइक सवार आए थे, जिनमें एक ने हेलमेट पहना हुआ था और 2 ने अपने चेहरे जो है खोल रखे थे। उसके बाद में उन्होंने दुकान में आकर के जो शिकायतकर्ता ने जैसा बताया है कि यहाँ उनको बंधक बनाया और उसके बाद में जो वो कैश कलेक्शन करते थे उस कैश में करीब 90,000 से 1 लाख रुपए थे, तो वो अपने साथ में ले गए। और साथ ही जो यहाँ पे कैमरे भी लगे हैं तो उसका जो डीवीआर था, जो उसका स्टोरेज था कैमरे। सर मैं यहाँ यहीं बैठा था ये जगह पे, वो लाला जी वहाँ बैठे थे और मैं ना पैसे का हिसाब कर रहा था यहाँ। मैं शाम को हिसाब करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और हिसाब पूरा हो नहीं पाया, तब तक 2 बंदे आए। एक ने लाला जी के वहाँ रख दिया, एक ने मेरे यहाँ पे करपट्टी पे रख दिया। बोला अंदर भाग, अंदर लेके चल गया वो। बोला बैग कहाँ रखा, बैग कहाँ रखा, बैग बता। बोला पैसा कहाँ सारा, पैसा लाला जी ने बता दिया, वहाँ टेबल के नीचे पर रखा है बैग और गले में पैसा है। फिर वो टीवी पता नहीं क्या था वो कैमरे वाला, वो पूछ रहे थे, मेरे को नहीं पता था। मैं उससे पूछ रहा था कि बता दो है क्या वो, मैं बता देता हूँ कहाँ पे। बल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भगत सिंह कॉलोनी की गलियों की आधारशिला रखी और इस दौरान स्थानीय निवासियों के हाथों नारियल तुड़वाकर कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान नेता और आम मजदूर वर्ग के हितैषी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर देश के किसानों और देश की जनता का सम्मान किया है।
मैं आज सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी के लिए देश और दुनिया में आवाज़ उठाने का काम किया और आज भारत रत्न से नवाजने का काम किया है। आज हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा कार्य किया जो भारत रत्न सम्मानित किया। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गईं। पैतृक गांव गोंदपुर जयचंद में बेहद गमगीन माहौल के बीच डॉक्टर सिमी को अंतिम विदाई दी गई। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सिमी अग्निहोत्री के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वो सिमी अग्निहोत्री के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए पैतृक गांव गोंदपुर जयचंद पहुंचे। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन की सफलता में उसके साथी का बहुत बड़ा योगदान होता है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री भी हर उतार चढ़ाव में एक अच्छे दोस्त की तरह उनके साथ खड़ी रहीं। हम अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें अपने चरणों में निवास दे और अग्निहोत्री परिवार और प्रोफेसर सिमी के परिवार के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों को शक्ति प्रदान करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।